हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो ये आपका स्टोन एज का थर्ड पार्ट है, पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ले चुके हैं स्टोन एज का, जिसमें आपको हमने बताया कि कैसे पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक से आज हम लोग नियोलिथिक की तरफ बढ़ेंगे, और उसको मैंने काफ़ी अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, एंशिएंट के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 4000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी, ये इसका समय है। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। पिछले लेक्चर में जो आपका स्टोन एज का लेक्चर था उसमें हमने पैलियोलिथिक देखा। पैलियोलिथिक जिसका अर्थ होता है ओल्ड स्टोन एज, जिसे हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण। इसे इसे ये जो पूरा पाषाण काल था, पैलियोलिथिक एज था, ये काफ़ी लंबा टाइम था। और इसमें देखेंगे इसी टाइम पीरियड में आपका आइस एज भी चल रहा था, जिसे पैलेस्टीन एज भी कहते हैं। और काफ़ी जो है कि जो क्लाइमेट था काफ़ी ठंडा हुआ करता था इस टाइम पीरियड में। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने काफ़ी अच्छे से उसमें बताया है, उस पहले वीडियो में स्टोन एज पार्ट फर्स्ट में। एक ब्रीफ आपको इंट्रो दे रहे हैं। तो इसे आइस एज चला था, पैलेस्टीन एज भी कहते हैं पूरा पाषाण काल में। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडल और अपर। जैसे जैसे हमें एविडेंस प्राप्त हुए पैलोलिथिक में, वैसे वैसे इस जो है कि डिवाइड किया गया। लोअर में देखिए कुछ टूल्स जो है काफ़ी बनते हैं, फिर मिडिल में कुछ सुधार आते हैं, अपर में कुछ सुधार आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं, तो उसके आधार पर इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। दूसरा देखेंगे, पैलोलिथिक के बाद आता है आपका मेसोलिथिक, जिसे हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसे लेट स्टोन एज भी कहते हैं और इसे संक्रमण काल भी कहते हैं, ट्रांजिशन फेज। ठीक है, संक्रमण स्टोन एज का ट्रांजिशन फेज जिसे कहते हैं, संक्रमण काल भी कहते हैं। इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो मेसोलिथिक था, इसमें हम लोग देखेंगे जो मेसोलिथिक के टाइम में कुछ नियोलिथिक साइट्स के भी, जो इसका टाइम पीरियड उसमें हम लोग देखेंगे कुछ नियोलिथिक के भी साक्ष्य मिले हैं। और भी देखेंगे हमें यहाँ पे धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। और भी देखेंगे पहले पशुओं के साक्ष्य मिलने लगे थे, कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, जो है कि टूल्स में काफ़ी डेवलपमेंट होने लगे थे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम इसे संक्रमण काल कहते हैं। ये आपका लेट स्टोन एज जिनके के टूल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने लगी थी, जो क्लाइमेट था वो धीरे धीरे वार्म होने लगा था। और इस पीरियड को हेलोसीन पीरियड कहते हैं। ठीक है, हेलोसीन, जो क्लाइमेट वार्म होने लगा था, रेनी होने लगा था इस टाइम पीरियड में। और कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस होने लगे थे, लोग इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है कि इधर उधर सेटल होने लगे थे। तो ये बहुत सारे जो है कि एविडेंस इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मेसोलिथिक के बाद हम लोग बात करेंगे नियोलिथिक। ठीक है, जिसे हम लोग न्यू स्टोन एज या कह लें नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल, इसके बारे में हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं इसकी तरफ, नवपाषाण काल की तरफ। आपको हमने पैलियो इसके बारे में बताया, पैलियोलिथिक फेज के बारे में, पैलियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक फेज के बारे में बताया, जो कि 3.5 मिलियन ईयर एगो से लेकर आपका 1 लाख ईयर एगो तक था। ठीक है, इसमें देखेंगे ये लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, जिसमें देखेंगे 1 लाख ईयर एगो तक आपको लोअर पैलियोलिथिक के हमें एविडेंस मिले हैं। 1 लाख से 40 के ईयर एगो से हम लोग देखेंगे मिडिल पैलियोलिथिक के हमें एविडेंस मिले हैं। और देखेंगे 40 के से 10 के तक हमें अपर पैलियोलिथिक के एविडेंस मिले हैं। इस अपर पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल में ही आपको हमने बताया था कि होमोसेपियंस, ठीक है, आज का जो मानव है, जो हम है, होमोसेपियंस के एविडेंस हमें मिल गए थे। और हम लोग देखेंगे जो ह्यूमन्स एक्टिविटी है वो हमें लोअर पैलियोलिथिक एज में ही देखने को, जो ह्यूमन एक्टिविटी है इसके साथ हमें लोअर पैलियोलिथिक में ही ह्यूमन के एक्टिविटी को देखने को मिल गए थे, जिसमें निएंडरथल और भी बहुत सारी जो प्रजातियां हैं मानव की, उन सबके साक्ष्य में धीरे धीरे देखने को मिलता है। और इसमें देखेंगे इन साक्ष्यों से हमें पता चलता है ये कैसे जो है मानव धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, कैसे उसका जो ब्रेन है, उसकी जो है कि फिजिकल अपीयरेंस है, वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और अपर पैलियोलिथिक आते आते हमें होमोसेपियंस यानी कि आज का जो मानव है वो डेवलप होने लगा था, उसका ब्रेन काफ़ी डेवलप हो गया था और वो बहुत सारी चीज़ों को सुधार लिया था
अपने अंदर। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 10,000 से आपके लगभग 6,000 साल पहले तक हमें मेसोलिथिक के साइट्स मिलते हैं। और देखेंगे ये जो मेसोलिथिक साइट है, तो इसी के बीच में देखेंगे 9,000 साल पहले से लेकर 3,000 साल पहले तक हमें इसी मेसोलिथिक में कुछ नियोलिथिक के भी हमें एविडेंस मिलने लगे थे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, इसलिए मेसोलिथिक को संक्रमण काल कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। दूसरा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे होलोसीन पीरियड स्टार्ट हो गया था, यानी कि क्लाइमेट जो है आपका वो क्या होने लगा था, क्लाइमेट आपका वार्म होने लगा था, रेनी होने लगा था, और इसके हिसाब से जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आने लगे थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 65 साल पहले यानी कि 6500 ईयर एगो आपको देखेंगे पॉटर्स व्हील, जो कि मिट्टी को बनाने वाला जो चाक होती है, मिट्टी के बर्तन, पॉटर्स व्हील का भी आविष्कार हमें देखने को मिलता है न्यूलिथिक फेज में। तो इसी में हम लोग देखेंगे न्यूलिथिक फेज में। तो आपको ये सारी चीज़ें हमने बताया, एक शॉर्ट इंट्रो। इसी फेज को जो गॉर्डन चाइल्ड, एक फेमस कहेंगे आर्कोलॉजिस्ट है गॉर्डन चाइल्ड, उन्होंने न्यूलिथिक फेज को इरा ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति का युग कहा है। न्यूलिथिक को क्रांति, आपको इसके बारे में बताएंगे क्यों कहा है। अभी फिलहाल में ये याद कर लीजिएगा किसने इस फेज को रेवोल्यूशनरी फेज कहा है, तो वो है गॉर्डन चाइल्ड। ठीक, क्यों कहा है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन अर्लियर टाइम्स मैन वाज गैदर इन दिस पीरियड ही बिकम प्रोड्यूसर। अब देखेंगे इस फेज में जो पहले मानव था, जो मेसोलिथिक या फिर हम लोग देखेंगे पैलोलिथिक के जो ह्यूमन थे, पैलोलिथिक या फिर मेसोलिथिक के जो ह्यूमन थे, वो लोग नॉर्मली क्या करते थे, हंटिंग करते थे। किसका हंटिंग करते थे, एनिमल्स का। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेसोलिथिक आते आते वो लोग गैदरिंग करने लगे, किसका, एनिमल्स का और प्लांट्स का। अब देखेंगे जो न्यूलिथिक आते आते ये लोग क्या करने लगते हैं, प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करने लगते हैं, यानी कि प्लांट का डोमेस्टिकेशन यानी कि एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हैं, उत्पादन करने लगते हैं और पशुओं को अपने साथ रखने लगते हैं। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, डोमेस्टिकेशन समझते हैं और जो है कि प्लांट डोमेस्टिकेशन और एनिमल डोमेस्टिकेशन। प्लांट डोमेस्टिकेशन तब होता है जब हम अपने जो है कि काम के भर, यानी कि जब हम अपने खाने योग्य बस अनाज को उत्पादन करते हैं और उसको अपने संग्रहण कर जाते हैं, उसे स्टोर नहीं करते हैं। ठीक, तो वो बस वो आपका हो गया कि प्लांट का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक, अपने खाने भर ही कर रहे हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें कि जब हम वो स्टोर करने लगते हैं अपने खाने के अतिरिक्त, जो कि स्टोर करने इतना भी हम लोग प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो उसके लिए हम लोग ग्रेड नहीं बनाते, उसे स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं प्लांट डोमेस्टिकेशन। अगर दूसरा एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात करें, तो जब हम लोग जानवरों को अपने फ़ायदे के लिए रखते हैं और उनको ज़बरदस्ती अपने साथ रखते हैं, और जब तक उनकी ज़रूरत रहती है, जब तक वो हमारे काम के रहते हैं, तब तक उन्हें रखते हैं, तो वो होते हैं एनिमल कीपिंग। एनिमल कीपिंग, ठीक है, उसे एनिमल कीपिंग कहते हैं। जब वो दूध देना बंद कर दे, चाहे गाय रखते हैं दूध देना बंद कर दे और फिर उन्हें हम हटा कर उन्हें छोड़ देते हैं, दूसरी दूध गाय को रख लेंगे, तो वो एक तरह से एनिमल कीपिंग कहेंगे। अगर आप जब पशुओं को रख रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन पे ध्यान रख रहे हैं, तो उसे कहते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन। तो ये सारी चीज़ें हमें न्यूलिथिक में देखने को मिलती हैं। तो आपको बताएं कि इस सब चीज़ों से देखेंगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है प्लांट डोमिनिकेशन से। लोग जो है कि एक जगह रहने लगे थे, लगते हैं जब वो किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो उसकी देखभाल करने के लिए वो एक जगह धीरे धीरे सेटल होने लगे थे, और इस तरह से हम लोग देखेंगे सेटलमेंट के भी साक्ष्य मिलते हैं। फिर उसके बाद हमें ये जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ग्रेनरीज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बहुत सारे अन्नगार बनाते हैं, पोल्ट्री की बहुत सारी जो है कि आविष्कार होते हैं इस टाइम पीरियड में। एग्रीकल्चर, होम और पोएट्री के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा देखेंगे जिसे रेवोल्यूशनरी एज क्यों कहते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज़ ऑफ क्ले यानी मिट्टी का यूज़ करने लगे थे पोएट्री के लिए। ये हैंडमेड भी होता था और चाक मेड भी होता था। दूसरा देखेंगे एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन के साक्ष्य मिले हमें। पॉलिश स्टोन मिलने लगे थे, यानी कि जो टूल्स थे काफ़ी चमकदार देखने को मिले हमें न्यूलिथिक फेज में। दूसरा देखेंगे इस फेज में हमें बोन्स के टूल यानी कि हड्डियों के भी टूल देखने को मिले, जैसे देख ले चिरांद हो गया, चौपानी मांडो हो गया, बुर्ज होम हो गया, गुफ कराल हो गया, यहाँ से हमें बोन्स के टूल्स भी देखने को मिले हैं।
यहाँ आपको हमने बताया कि जो ह्यूमन है वो एनिमल डोमेस्टिकेशन करने लगा था, यानी कि उनकी ब्रीडिंग करके, उनकी देखभाल करके उनकी संख्या को बढ़ाता था और अपने यूज़ में लाता था और उनका भी केयर करता था, उसे एनिमल डोमेस्टिकेशन कहेंगे। दूसरा देखेंगे जो कि वो फिर उसे एनिमल डोमेस्टिकेशन के बाद प्लांट डोमेस्टिकेशन भी करने लगा था और एग्रीकल्चर, इससे एग्रीकल्चर आया और बहुत सारे जो है कि वो अनाजों को उत्पादन करने लगा था और इनकी देखभाल करने के लिए उन्हें जो है कि एक जगह रहना पड़ेगा। और वो देखेंगे इसी से धीरे-धीरे हम देखेंगे कि जो मानव है वो स्थिर जगह पे रहने लगा था, अपने घर बनाने लगा था और इनके घर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें ह्यूमन सेटलमेंट्स के भी साक्ष्य मिलते हैं, मानव आवास के भी साक्ष्य मिलते हैं जो किससे बने होते थे, मेड ऑफ मड, और ये या फिर कहीं-कहीं हमें ब्रिक्स के भी साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, वो है मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है। ठीक, ये जो घर होते थे या तो वो गोलाकार होते थे या फिर आयताकार होते थे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो मानव शुरू से हंटिंग करते आ रहा था वो अभी भी जारी थी, ये नहीं कि एकदम हंटिंग बंद हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। हंटिंग वाज स्टिल इन प्रैक्टिस और इसके लिए वो लोग काफ़ी जो है कि चमकदार स्टोन और बोन टूल्स का यूज करने लगे थे, जो टूल्स थे काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसमें आ गई थी। दूसरा हम लोग देखेंगे जो ये प्लांट डोमेस्टिकेशन कर रहे थे तो काफ़ी मात्रा में ये लोग अनाज को स्टोर करते थे, अनाज बहुत ज़्यादा होता था, उनके स्टोरेज के लिए यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेनरीज बनाने लगी थी और ये भी हम लोग देखेंगे मड के बना हुए थे मड, या फिर हम लोग देखेंगे कहीं कहीं ब्रिक्स के भी मिले हैं, जैसे कि हम लोग बता दें मेहरगढ़ में जो सबसे पुरानी न्यूलिथिक साइट्स है आपकी, वहाँ पे भी हमें ग्रेनरी के साक्ष्य मिले हैं। इस ग्रेनरी के बाद हम लोग देखेंगे कि कुकिंग के लिए, ईटिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए धीरे धीरे पोइट्री भी बनने लगे थे, लोग बर्तनों को भी बनाने लगे थे, अमृत भान के साक्ष्य भी मिले हैं। जैसे हम लोग देखें कि जो आपका बुर्ज में वहाँ से हमें ग्रे पॉट मिले हैं, यानी कि तो वहाँ पे भी कुछ पॉट के भी साक्ष्य मिले हैं और भी देखेंगे कुल्डी, हवा, चौपानी, मांडे, यहाँ से भी हमें मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। और तब तक हम लोग देखेंगे व्हील्स के भी जो आप देखें 6500 युवा आपको व्हील का भी साक्ष्य मिलता है, पहिए का आविष्कार हो चुका था। तो यहाँ पे देखेंगे जो पोएट्री होती है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। दूसरा हम लोग देखेंगे जो स्टोन सेल्ट होते हैं इनका यूज देखेंगे जब एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें जो है कि खेत को जोतने के लिए इसका यूज करते थे वो लोग, क्योंकि उस टाइम तक हमें हल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें हल देखने को मिलता है। यहाँ पे दूसरी चीज़ देखने को मिले तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा था, बहुत सारे हमें अनाज के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसमें मिलेट्स देखेंगे, रागी देखेंगे, हॉर्स ग्राम यानी कि चना देखेंगे, राइस देखेंगे, वीट के भी हमें साक्ष्य मिले, वीट और बार्ले के साक्ष्य हमें सिर्फ मेहरगढ़ से मिले हैं। साउथ में हमें पल्स के भी साक्ष्य मिले, पल्स फार्मिंग के भी साक्ष्य मिले। तो ये जो अनाज होते थे इसमें देखेंगे ज़्यादातर साइड से हमें रागी, हॉर्स ग्राम एंड राइस मिला है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रो था आपका, इसको ब्रीफ में हम लोग जानेंगे जब साइट्स को पढ़ेंगे। तो ये आपको हमने बता दिया है। नेक्स्ट कुछ जो चीज़ें आपको बता दें न्यूलिथिक एज में, तो आपको ये सारी चीज़ें हमने बता दिया। इन दिस पीरियड फॉलोइंग द न्यूलिथिक एज मैन बिगेन टू यूज पॉलिश स्टोन टूल्स, जैसे आपको बताया कि यहाँ इस एज का आते आते न्यूलिथिक फेज आते आते लोग पॉलिश्ड यानी मानव जो था वो पॉलिश्ड स्टोन का टूल्स का यूज करने लगा था। और इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूलिथिक यानी नव पाषाण काल या फिर न्यू स्टोन एज। ठीक है, न्यू स्टोन एज। Beginning of farming was the major advancement in this period, occur about 8,000 years ago. The change from food gathering to food production, यानी कि जहाँ पे मानो एक फूड गैदर बस करता था वहाँ वो उत्पादक भी बन गया। ठीक है, गैदरिंग से वो प्रोडक्शन भी करने लगा था और ये बहुत बड़ा चेंज है हिस्ट्री में, ह्यूमन लाइफ में। कुछ इन्वायरमेंटल चेंज भी आते हैं, उससे देखेंगे कि फूड शॉर्टेज होने लगती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ होने लगती है और देखेंगे बहुत सारे जो है कि साइट, मतलब बहुत सारे साइट ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे फार्मिंग के हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं। मैन बिगेन टू फार्म एंड सेटल इन रिवर वैली, देखेंगे नदियों के किनारे लोग खेती करने लगते हैं और सेटल होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें खेती करने के लिए जो है कि पानी भी मिलेगा, रहने के लिए पीने के लिए भी पानी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें उन्हें आसानी से मिल जाएंगी। नदी या फिर पहाड़ों के किनारे देखेंगे ज़्यादातर मानव के हमें साक्ष्य मिले हैं, जैसे बेलन वैली आपका हो गया, या फिर साउथ में प्लेटू के किनारे हम लोग देखेंगे गोदावरी भी, गोदावरी के पास जो गोदावरी के बाद जो जितने भी साइट्स हमें देखने को मिलती हैं। ये आपको हमने बताया कि गॉर्डन चाइल्ड ने इसे क्या लिखा है, न्योलिथिक रेवोल्यूशन, नौ नवपाषाण क्रांति कहा इसे।
देखेंगे इस टाइम में जो है कि लोग, आपको हमने बताया कि जो न्योलिथिक फेज में मानव जो है कि एनिमल्स को क्या करने लगा था, पालन करने लगा था और उनके लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देने लगा था। ये सिर्फ उन्हें कीप करके यानी कि एनिमल कीपिंग करने की जगह वो एनिमल डोमेस्टिकेशन करने लगा था। दे स्टार्टेड अ सेटल्ड लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ फार्मिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। सेटल्ड लाइफ को यूज करते हैं किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, और दूसरी पशुपालन, पशुओं को रखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनका यूज करने के लिए। आपको हमने बताया यहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जो अनाज के, वो है व्हीट बार्ले जो कि मेहरगढ़ से, जूट, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्यूबर्स यानी कि कंदमूल, फल, पैडी, धान, बनाना, मतलब बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो हमें नियोलिथिक फेज से देखने को मिले हैं। आपको हम बताइए कौन कौन साइट से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं। ये आपका हिंदी में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ साइट्स है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी बात करेंगे। कुछ साइट और ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें आपकी, ये जो आपकी इंडिया है, तो नॉर्थ में आपकी जो बात करें तो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की सबसे पहले बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर में दो साइट्स हमें देखने को मिलती है न्योलिथिक की, जो कि काफ़ी फेमस है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपका है बुर्ज़हूम, ठीक है, और दूसरा है गुफकराल। ठीक है, बुर्ज़हूम जिसे कहते हैं प्लेस ऑफ बर्च, प्लेस ऑफ बर्च। ठीक है, बर्च एक वहाँ पे एक पेड़ पाया जाता है, पेड़ है, उसके पत्तों, उसके जो पेड़ होते हैं उसे बर्च बोलते हैं, तो इसी का इसका नाम बुर्ज़हूम बना है। द प्लेस ऑफ बर्च, यहाँ पे बर्च के जो पौधे हैं, पेड़ हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम बुर्ज़हूम, इसका अर्थ होता है द प्लेस ऑफ बर्च। गुफकराल, द केव ऑफ पॉटर्स, द केव ऑफ पॉटर्स यानी कि कुम्हारों की गुफा इसे कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमें कुत्ते के साथ दफनाने के साथ ड्वेलिंग पिट यानी कि गड्ढे का घर, और देखेंगे स्टोन, बोन के हमें स्टोन्स मिले हैं, बहुत सारे देखेंगे हमें यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। दूसरा देखेंगे विंध्य रीजन, विंध्याचल रीजन, जो कि आपका यहाँ पे हमें बहुत सारी जो विंध्य पहाड़ी है वहाँ पे बहुत सारे साइट्स हैं, हमें बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें देखेंगे जो इलाहाबाद स्टेट में देखने को मिलेगा कोल्डिहवा, महगढ़ा और पांचो। यहाँ से हमें बहुत सारे, सबसे ज़्यादा हम लोग देखेंगे राइस कल्टीवेशन के यहाँ पे हमें साक्ष्य मिले हैं, पोल्ट्री के साक्ष्य मिले हैं, एनिमल हस्बेंड्री के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे हमें। दूसरा है मिडिल गंगा रीजन, मतलब मध्य गंगा क्षेत्र में अगर देखें तो बिहार है, तो बिहार की बहुत सारी साइट्स हैं, तो उसमें आपका चिरांद है, जहाँ से हमें देखेंगे बोन टूल्स के साक्ष्य मिलते हैं, बोन टूल्स जो चिरांद और हमें बुर्जुम और गुफकराल से देखने को मिलते हैं। सेनुआर, मनेर और ताराडी, ये सब बिहार के साइट से न्योलिथिक साइट है। कभी कभी आपके साइट्स पूछ देते हैं कौन कौन से साइट्स कहाँ पे और न्योलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ पे पाई गई हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके यूजीसी नेट और जेआरएफ में। दूसरा देखेंगे सेंट्रल ईस्टर्न रीजन, जो कि उड़ीसा है, उड़ीसा में हम देखेंगे कुचई, गोलबीशान एंड शंकरजन, ये सब साइट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर हम लोग देखें तो उसमें असम, असम की जो गारो खासी हिल्स है वहाँ पे भी हमें बहुत सारी एविडेंस देखने को मिलती है, जिसमें डॉजली हैंटिंग, दूसरा है सरतुरी एंड मार्कडोला। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत सारे साइट देखने को मिले हैं। दूसरा अगर बात करें साउदर्न इंडिया में, दक्षिण भारत में अगर बात करें, तो गोदावरी नदी के नीचे जो भी जितने भी पार्ट है, ज़्यादातर साइट्स हमें प्लेटू और रिवर के पास देखने को मिलेंगे, इसलिए क्योंकि वहाँ पे उन्हें जो है कि पानी और टूल्स बनाने के लिए पत्थर, ये सारी चीज़ें, फॉरेस्ट रहते थे आसपास, तो उन्हें खाने के लिए जो है कि कंदमूल, फल, जो भी चीज़ें, और पशु भी, जो पशु के शिकार करते थे वो आसानी से उन्हें अवेलेबल हो पाते थे। दूसरा यहाँ पे साइट्स देखें कर्नाटका, कर्नाटका में पिकली हाल, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडिकरी और तिरुमंडुकुल्लू, ये सारे आपके साउथर्न है। पिकली हाल जहाँ पे हमें एस माउंट भी देखने को मिला है, ब्रह्मगिरी में भी एस माउंट यानी कि राख के टीले देखने को मिले हैं। साउथ में, दक्षिण में देखें कुछ ऐसे साउथ है, साइट्स है जहाँ पे हमें राख के टीले देखने को मिले हैं, वहाँ पे राख के ढेर मिले हैं। आंध्र प्रदेश में बात करें तो नागार्जुन कोंडा, उतनूर, उतनूर से भी हमें राख के टीले देखने को मिले हैं। पालवाई से भी राख के टीले देखने को मिले हैं। संगनपल्ली और तमिलनाडु में पयिमपल्ली। ठीक है, ये कुछ आपके न्योलिथिक साइट्स थे। अब इन साइट्स के ऊपर बात करते हैं। पहले साइट्स के ऊपर बात करेंगे बुर्ज़हूम और गुफकराल, जो कि आपके नॉर्थ में पड़ते हैं, नॉर्थ इंडिया, और ये दोनों साइट्स आपके जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। आपको हमने बताया कि बुर्ज़हूम का मतलब द प्लेस ऑफ बर्च और गुफकराल का मतलब द केव ऑफ द पॉटर होते हैं।
यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपको हमने बताया कि यहाँ पे क्रॉस ग्रे कलर की पॉटरी हमें देखने को मिलती है, जो कि बुरझुम से मिली है। यहाँ पे देखेंगे डेकोरेटेड पोट एंड स्टोन टूल्स एग्जिबिटेड फ्रॉम बुरझुम। कुछ जो टूल्स हमें प्राप्त हुए हैं और पॉट्स प्राप्त हुए हैं, वो काफ़ी डेकोरेटेड होते थे। इसके भी साथ हमें जम्मू एंड कश्मीर से मिले हैं। दो साइड से आपकी बुरझुम एंड गुफकराल। बुरझुम पे बात करें, वुल्फ एंड डॉग, ठीक है, कुत्ते और भेड़ियों के दफनाने के साक्ष्य मानव के बॉडी के साथ, यानी कि ह्यूमन्स बॉडी के साथ वहाँ के जो मालिक होते थे उनके साथ देखेंगे हमें कुत्ते और भेड़ियों के दफनाने के साक्ष्य हमें बुरझुम से प्राप्त हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। दिस प्रैक्टिस अनलाइक एनी अदर न्यूलिथिक इन इंडिया, ऐसी और कोई भी साइट्स नहीं है, न्यूलिथिक साइट नहीं है जहाँ पे ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये एक अकेला साइट है। Image of perforated harvester and horn deity on a picture have been found from बुरझुम। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत सारे हमें जो है कि बोन्स के टूल भी देखने को मिले हैं। यहाँ पे देखेंगे जो कॉर्स ग्रे पोएट्री आपको बताया, ग्रे पोएट्री, ये हमें बुरझुम से मिले हैं। दूसरा देखेंगे यहाँ पे हंटिंग और फिशिंग के भी साक्ष्य मिले हैं हमें। दूसरा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे आपको मैंने बताया कि डोमेस्टिक डॉग्स, पशु पालतू पशुओं के साक्ष्य और उन्हें उनके मालिकों के साथ दफनाने के साक्ष्य हमें जो है कि बुरझुम से मिले हैं। यहाँ पे माइक्रोलिथ टूल्स के हमें बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि मिले ही नहीं है, बहुत क्या अब्सेंट है यहाँ पे। पॉलिश टूल एंड बोल्ट टूल्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। पीपल यूज टू लिव देयर अ लेक साइड इन अ पिट्स कॉल्ड ड्वेलिंग पिट, आपको पता है गड्ढे वाले घर देखने को मिले हैं, ये कुछ इस तरह से होते थे। यहाँ पे नदियों के किनारे जमीन के अंदर गड्ढा करके लोग अंदर गड्ढों में रहते थे, जिससे वो ठंडी से बच सके, और वो यहाँ पे रहते थे। कभी कभी ये गड्ढे काफी गहरे होते थे और कभी कभी जो है कि नॉर्मल गड्ढे करके उसके ऊपर घास फूस रख के लोग रहते थे, तो इन्हें ड्वेलिंग पिट्स या फिर गड्ढा घर कहते थे। ठीक है, दूसरा गुफकराल की बात करें तो गुफकराल में लोग कृषि और पशुपालन करते थे, ये आपको हमने बताया। अनाज पीसने और कपड़ा सिलने की विधि से यहाँ पे जो सिलने के साक्ष्य हमें भी मिले हैं। यहाँ पे देखेंगे अलंकृत हार्वेस्टर और तांबे की हेयरपिन भी हमें देखने को मिली है, इम्पोर्टेंट है ये। और गड्ढे में बने घर के भी साक्ष्य मिले हमें गुफकराल से, ये ड्वेलिंग पिट इसी के साक्ष्य। दूसरा आपका कोल्डियावा और महगढ़ा और पंचाहा, जो कि यूपी में है। कभी कभी पूछ देता है किस स्टेट में, इंपॉर्टेंट ये नौपाषाण कालीन साइट्स है। ठीक, ये जो है कि बेलन घाटी इंपॉर्टेंट है। बेलन घाटी इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, कोल्डियाबाद, चौपानी मांडे, महागढ़ा, ये सारे साइट्स हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हमें बहुत सारे खाद्य संग्राहक, यानी कि स्टोरेज के, मतलब जो फूड प्रोड्यूस किए जाते थे उनके स्टोरेज और बहुत सारे फूड के भी साक्ष्य मिले, यानी कि बहुत सारे अनाज भी देखने को मिले हैं। मेनली हम लोग देखेंगे राइस के हमें साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइस, चना, ये सारे साक्ष्य। दूसरा देखेंगे कोल्डिया से नवपाषाण काल के साथ ताम्र और लौह संस्कृति के भी अवशेष हमें देखने को मिले हैं, यानी कि जब तांबे पत्थर के साथ तांबे का यूज होने लगा था, तो यहाँ पे हमें इसके साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। धान की खेती का सबसे पहला साक्ष्य हमें देखेंगे कोल्डिया से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साक्ष्य हमें कोल्डिया से देखने को मिलता है। मिट्टी के बर्तन और अनाज रखने के बर्तन भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। महागढ़ा और पंचाल से केवल नवपाषाण के अवशेष मिले, और भी जितने भी साइट से पूरा पाषाण और मध्य पाषाण, वहाँ हमें इनके साक्ष्य नहीं मिले हैं। इससे पहले के वीडियो में आपको हमने बताया था, इसके हमें साक्ष्य इन दोनों साइट्स के मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि वहाँ पे साक्ष्य नहीं मिले। तो याद रखिएगा आप लोग, कभी कभी पूछ देगा कि महागढ़ा पंचाल से किस जो है कि काल के साइट्स साक्ष्य मिले, तो नवपाषाण काल है। महागढ़ा से हमें पशुशाला और गौशाला के साक्ष्य मिले, यानी कि पशुओं को जहाँ रखा जाता था वो, और गौशाला यहाँ जहाँ पे गाय रखती थी, बहुत सारी गाय रहती थी, उसके साक्ष्य में महागाड़ा से मिले हैं। कोल्डिया से रस्सी के निशान या फिर दोरी छाप के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों के उपयोग का सबसे पुराना साक्ष्य अगर हम लोग देखें तो वो चौपानी मांडो से मिला है। यहाँ पे पोट्री के अगर साक्ष्य का जो सबसे पुराना एविडेंस हमें मिला है वो चौपानी मांडो से मिला है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे चिरान जो कि बिहार है, आपको हमने बताया कि बिहार और गुफकराल तथा बुरझुम के अलावा हमें कहीं और भी बोन के टूल्स नहीं मिले हैं। कल्टीवेशन ऑफ राइस हम लोग देखेंगे कोल्डिया में मिले हैं सबसे पहले पुराना साक्ष्य। अगर चावल की खेती का साक्ष्य की बात करें तो वो हमें कोल्डिया से देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न में गारो हिल्स असम से भी हमें बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। साउथ इंडिया में अगर बात करें तो साउथ इंडिया में हम देखेंगे
कि हमें बहुत सारे साइट्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपको बता दें, यहाँ पे देखेंगे एस माउंट्स, आपको बताया कि एस माउंट्स देखने को मिलते हैं। ये जो साउथ इंडिया में, ये जो गोदावरी रीजन है, गोदावरी रीजन के नीचे यहाँ पे देखेंगे, जो आप साइट्स देख रहे हैं, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा न्यूलिथिक साइट्स देखने को मिले हैं। इस साइट्स में हमें ये जो साइट्स होते थे वो ज़्यादातर ग्रेनाइट हिल्स या फिर किसी प्लेटू या फिर किसी नदी के किनारे बसे हुए हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे साउथ इंडिया में उतनूर, पिकलीहाल, कोपकुल, यहाँ से हमें एस माउंट देखने को मिलते हैं। एस माउंट यानी कि राख के टीले, राख के टीले सभी साइट्स पे नहीं मिले, कुछ जो साउथ इंडिया के साइट्स है वहाँ पे हमें राख के टीले देखने को मिलते हैं। हो सकता है ये लोग कुछ रिलीजियस पर्पज से, जो कि गोबर के कंडे होते थे उन्हें इकट्ठा करके जला देते थे, या फिर कोई और जो है कि पर्पज हो सकता है। इसके अभी कुछ ठोस प्रमाण हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो हम लोग साउथ इंडिया पे बात कर रहे थे। साउथ इंडिया में अगर बात करें तो नवपाषाण काल का पहला साक्ष्य हमें संगन कल्लू और नागार्जुन कोंडा से मिला है। जो सबसे पहला एविडेंस हम देखेंगे तो वो संगन कल्लू और नागार्जुन कोंडा से मिला है आपका। दूसरा जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण भारत में पहली नवपाषाण पालिश जो कुल्हाड़ी मिली है वो 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगर से मिली है हमें। सबसे पहले टीजे न्यूबोल्ड ने कर्नाटक के कूपगल से राख के टीले की खोज की है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको हमने कूपगल दिखाया है, ये जो साइट्स है आपने, यहाँ से ये जो कूपगल है यहीं से हमें सबसे पहले एस माउंट के साक्ष्य मिले हैं। टीजे न्यूबोल्ड ने इसे खोजा था। दूसरी अगर बात है रॉबर्ट बुशफूड, ठीक है, जिन्हें सबसे पहले देखेंगे कि उन्हें मद्रास के पल्लवरम से हमें देखेंगे हैंडेक्स के साक्ष्य मिले थे। तो सबसे पहले इन टीलों को नवपाषाण काल से जोड़ा है, जो कि रॉबर्ट फूड थे, जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। देखेंगे हम लोग जितने भी आपको हमने बताया कि सभी साउथ इंडिया जो साउथ के साइड्स थे सभी जगह से हमें राख के टीले नहीं मिले, कुछ साइट्स हैं जहाँ से हमें राख के टीले मिले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किन किन साइट से हमें एस माउंट्स मिले, एस माउंट के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, ये आपका यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कर्नाटक के पिकलीहाल, कभी कभी पूछ देता है कि पिकलीहाल किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये भी पूछ देगा पिकलीहाल कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। याद रखिएगा पिकलीहाल, संगनकल्लू, कूपगल, बुधिहल, जो कि फर्स्ट एस माउंट साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे कूपगल है, बुधिहल, मास्की, ब्रह्मगिरी, बुधिकानामा, यहाँ से मिले। आंध्र प्रदेश में उतनूर और पल्लवा है, आंध्र प्रदेश में 2 साइट से हमें एस माउंट मिले हैं। तो जो 8 माउंट्स हमें साक्ष्य मिले वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिले, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे नियोलिथिक साइट से हमें कुछ चित्रकारी के भी साक्ष्य मिले जो कि केरला से मिले हैं, इडकल एडकल केव, ठीक है, एडकल केव केरला से हमें कुछ चित्रकारी के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं नियोलिथिक साइट से, आर्ट के भी साक्ष्य मिलते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण साइट की बात करें जो कि बलूचिस्तान में बिलोंग करता है, काफी इंपॉर्टेंट है बलूचिस्तान, मेहरगढ़, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसे देखेंगे तो ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, ब्रेड बास्केट, रोटी की टोकरी भी इसे कहा जाता है। आपको बताएंगे किस लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें वीट के साक्ष्य मिले, गेहूं के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से सिर्फ मिले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर मेहरगढ़ जो इसका कहे क्लाइमेट तो काफी शुष्क था और पहाड़ी इलाका था, तो यहाँ पे हमें बहुत कम साक्ष्य मिले। लेकिन एक जो कि यहाँ पे मानव के रहने के बहुत कम साक्ष्य देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखेंगे मेहरगढ़ से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिले। सबसे पुरानी नवपाषाण बस्ती से माना जाता है। और दूसरे देखेंगे सिंधु और भूमध्य सागर के बीच ये सबसे बड़ी नवपाषाण बस्ती है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपकी सबसे पुरानी नवपाषाण बस्ती और सबसे बड़ी नवपाषाण बस्ती है मेहरगढ़ है। दूसरा हम लोग देखें तो यहाँ से हमें देखेंगे कि सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, बकरी के, भेड़ के, इन सब के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं। ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट्स है, लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट है। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे लोगों को घर के साक्ष्य मिले हैं, आवास के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मड के अधिकतर प्लेस पे हम लोग देखेंगे जो इंडिया में मिले हैं वो मड के घर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मेहरगढ़ में हमें मड एंड ब्रिक हाउस मिले हैं। जो ग्रेनरी होती थी, जो अनाज उत्पादन के साक्ष्य होते थे, अनाज जहाँ पे संग्रहण किए जाते थे, वो भी मड एंड ब्रिक्स के देखने मिलती है। और यहाँ पे हमें वीट एंड बार्ले यानी कि गेहूं और जौ के सबसे बिगनिंग, सबसे ज्यादा, सबसे पुराने साक्ष्य अगर देखने को मिले तो वो हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं। और इनकी क्वांटिटी भी हमें अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे ग्रेनरी के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इसे ब्रेड बास्केट कहा जाता है।
इसे मेहरगढ़ को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे ईंट और बार्ली के साक्ष्य मिले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। दूसरा हम लोग देखेंगे बोलन रिवर के किनारे है कोची प्लेन में। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे पोट्री के भी काफ़ी अच्छे हमें साक्ष्य मिलते हैं, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मृदभांड बनाने के साक्ष्य हैं वो यहाँ से, यहीं से बलूचिस्तान से, यानी वेस्टर्न एशिया से धीरे धीरे इंडिया में धीरे धीरे यहाँ पे आया था। ठीक है, तो मेहरगढ़ से हम लोग, आपको हमने बताया कि यहाँ पे 5000 ईसा पूर्व तक के लोग बर्तन नहीं बनाए थे, लेकिन हम आपको बताइए 45 ईसा पूर्व होते होते यहाँ पे चाक का प्रचलन हो गया था। बहुत तेजी से यहाँ पे देखेंगे बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से 45 ईसा पूर्व के बाद ही हमें बहुत सारे जो है कि मात्रा में पोट्री के एविडेंस देखने को मिले हैं। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे कुछ जो है कि चैल्कोलिथिक साइट भी है, ताम्रपाषाणी का स्थल भी हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं। यहाँ से गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। अदर इंडिया में अगर देखें तो वहाँ पे हमें बार्ले के, सॉरी, राइस के, हॉर्स ग्राम के, यानी कि चावल के, चना के और मिलेट्स के, पल्स के, इन सबके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ से हम देखें मिट्टी के ईंटों से बने चूल्हे वाले घर बनाए जाते थे, यहाँ पे हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। कुम्हार के चाक के इस्तेमाल के सबूत भी मिले हैं यहाँ पे। कोची के मैदान में बोलन नदी के तट पर स्थित, जिसे बलूचिस्तान की अन्न की टोकरी कहा जाता है, ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, जो बोलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं गेहूं के। यहाँ पे कुछ देखिए क्ले पॉट है जो मेहरगढ़ से हमें मिले, इसके एविडेंस है, जिसपे काफी अच्छे से चित्रकारी के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। अब आई टूल्स के बाद, टूल्स पे बात करें तो आपको ने बताया कि न्यूलिथिक टाइम आते आते टूल्स में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने लगे थे। उनके लिए जो रॉ मटेरियल थे उसमें क्वार्टाइज, जो है क्वार्टाइज के बाद देखिए चर्ड, जेप्सर, फ्लिंट, इन सब चीजों का यूज होने लगा था। औजार में बात करें तो सेल्ट मिलने लगे थे, जिससे देखेंगे हल, जो हल के स्थान पे कुछ ऐसे साफ तरीके से होता था, आपको इससे पहले मैंने दिखाया, जो कि खेती में खेत जोतने के काम आता था हल की जगह। दूसरा देखेंगे बसूले, कुल्हाड़ी, छेनी, इन सब चीजों का यूज होने लगा था, और टूल्स हैं जो काफी पॉलिश्ड हो गए थे, पॉलिश्ड पॉलिश हो गए थे। दूसरा देखेंगे हमें बोन टूल्स भी देखने को मिले हैं यहाँ पे, यानी कि पशुओं के हड्डियों के टूल्स, और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण भी देखने को हमें इस काल में देखने को मिले हैं। बहुत सारे जो है कि आर्ट फैक्ट्स देखने को मिले, कलाकृतियाँ देखने को मिली है, चित्रों के साक्ष्य देखने को मिले, जो कि टूल्स के साफ होने से काफ़ी ईजी हो गया था। एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फूड प्रोडक्शन में हो, चाहे ग्रेनरी बनाने में हो, ये सारी चीज़ों में। दूसरा है ताम्रपाषाण युग के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग न्यूलिथिक साइट्स के बारे में जान लिए। ताम्रपाषाण के बारे में कुछ चीजें जान ले तो ताम्रपाषाण युग पाषाण युग से धातु युग तक का संक्रमण काल है। ठीक है, इसे पाषाण युग से धातु युग तक का संक्रमण काल कहते हैं। पत्थर के औजारों के अलावा इस काल के लोग तांबे के औजार भी बनाते थे, यानी कि जब हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जब मानव पाषाण के साथ साथ धीरे धीरे जो है कि धातु का यूज करने लगा था, और ये पहला धातु है जिसे मानव ने यूज किया। ठीक है, फर्स्ट मेटल। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पहला धातु कौन सा था जिसे मानव ने यूज किया, तो वो तांबा है। और इसमें देखिए तांबे के औजार के साक्ष्य में मिलते हैं। तुर्की में कैटल हुक एक प्रमुख स्थल है जो टर्की में पाया जाता है, और यहाँ ये एक प्रमुख स्थल है जहाँ से नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग में मानव जीवन के साक्ष्य खोजे गए हैं। तो ये जो कैटल हुक है यहाँ पे इसका ये एविडेंस मिले हैं, एग्जीबिशन ऑफ कैटल हुक। यहाँ से हमें नियोलिथिक से लेकर टर्की में है, आपका टर्की यानी कि तुर्की में है, और यहाँ से हमें नियोलिथिक से लेकर चैल्कोलिथिक के साक्ष्य में देखने को मिले हैं। तो ये धीरे धीरे जो है कि हमें ताम्रपाषाणिक साइट्स के भी साक्ष्य मिलने लगे थे। यहाँ पे भी कुछ साइट्स हैं जो इंडिया में भी हैं, और जो है कि कुछ इंडिया से बाहर भी हैं। आज हमने न्यूलिथिक साइट्स के बारे में देखा। न्यूलिथिक साइट जो कि 4000 बीसी से 10,000 बीसी तक है, इसमें हमने देखा। पैलियोलिथिक के बारे में आपको हमने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया, मेसोलिथिक के बारे में, और नियोलिथिक कैसे है इसके बारे में बताया, कैसे हेलोशीन एज आ गया था, क्लाइमेट वार्म होने लगा था, वाटर व्हील का यूज होने लगा था, और उसके बाद हमने देखा कैसे एग्रीकल्चर, होम, पोएट्री, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट डोमेस्टिकेशन, ये सारी चीजें होने लगी थी। पॉलिश स्टोन, बोन टूल, बोन टूल के बाद ग्रेनरी कैसे आ गई थी, ग्रेनरी का लोग कैसे यूज करने लगे थे, ह्यूमन सेटलमेंट्स हो गए जो कि सर्कुलर रेक्टेंगुलर बनने लगे थे, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स आ गए थे, हंटिंग भी थी, हंटिंग के लिए काफी अच्छे टूल्स का यूज होने लगा था। उसके बाद हमने बहुत सारी साइट्स के बारे में देखा,
जिसमें देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ रीजन में, ये सारी चीज़ हमने देखा, जिसमें बुर्ज़होम गुफकराल जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद हमने देखा कोल्डियावा, महागढ़ा, पंचा के बारे में। इसके बाद हमने साउथ इंडिया के कुछ साइट्स के बारे में देखा जहाँ हमें एस माउंट भी मिले हैं। एस माउंट के बाद हमने मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, जो कि सबसे पुरानी नौपाषाण बस्ती है और सबसे बड़ा भी है, तो इसके बारे में देखा, जिसमें हमें बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिसे ब्रेड बास्केट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस साइट को ब्रेड बास्केट कहा जाता है, तो वो मेहरगढ़ है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है ये कहाँ पे लोकेटेड है, बलूचिस्तान में है। ठीक है। इसके जो टूल्स हैं वो सेल्ट हैं, बसुले हैं, कुल्हाड़ी, छेनी, कुछ प्रमुख टूल्स हैं जो कि काफ़ी शार्प हो गए थे। कुछ हमने थोड़ा सा शॉर्ट में ताम्रपाषाण के बारे में देखा, इसे और हम लोग डिटेल में जानेंगे अगले लेक्चर में। और ये कैटलॉग है जहाँ पे हमें बहुत सारे जो है कि चैल्कोलिथिक एविडेंस मिले हैं। तो इस तरह हमने स्टोन एज को पूरा कवर कर लिया। आशा करते हैं कि आपने काफ़ी अच्छे से समझा होगा। अगर आपने स्टोन एज पार्ट फर्स्ट 5 सेकेंड नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, और इससे आपका काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हमारा स्टोन एज जो है कि ख़त्म होता है, और अगले लेक्चर में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो साइड लेक्चर होगा वो हड़प्पा से होगा, और उसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 8090209418 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सर की फ्री क्लास जो कि आपकी 9 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि सोमवार से, उसके बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप उससे पूछ सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। संकल्प आपका होगा, सहयोग हमारा होगा। धन्यवाद।